दोस्तों नमस्कार। आज बड़ी खबर ये नहीं है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई। आज बड़ी खबर इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों पे केजरीवाल को जमानत दी और क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत माना। आज मुद्दा इस बात का है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि बेल इज ए रूल, जेल इज ए एक्सेप्शन। इसका मतलब आप अपराधी हो, भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, क्रिमिनल्स हो, मर्डरर हो, अगर आपकी ट्रायल में टाइम है और अभी आपको लगता है कि मुकदमा लंबा चलेगा, तो बेल आपका अधिकार है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, कई बार कही है। और जितने भी अपराधी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़े हैं, चाहे वो ये दिल्ली का शराब घोटाला हो या और भी बाकी क्रिमिनल्स हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बार बार दोहराया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो बलात्कारी हो, भ्रष्टाचारी हो, मर्डरर हो। अगर उसको अदालत ने जेल नहीं भेजा है और अगर अभी तक ट्रायल चल रही है, हम उसको जेल में नहीं रखेंगे। ये जिम्मेवारी प्रोसिक्यूशन एजेंसीज की है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर उनको लगता है ये अपराधी है, तो जल्दी से कोर्ट की कार्रवाई शुरू करें, मुकदमा खत्म करें और जो अदालत फैसला देगी उसी हिसाब से व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है। अदरवाइज वो बेल पर जेल से बाहर रहेगा। तो अगर केजरीवाल साहब को आज ये जमानत मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि अभी केस शुरू भी नहीं हुआ है और केस खत्म होने में बहुत लंबा टाइम है, इसलिए उनको जमानत दी जा रही है। इससे केजरीवाल बरी नहीं होते हैं। इनफैक्ट कंडीशंस तो यहां तक हैं कि हर पेशी में केजरीवाल को खुद उपस्थित होना होगा और साथ ही साथ और जो कंडीशंस हैं वो भी ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि केजरीवाल बेदाग नहीं है, कहीं ना कहीं आपराधिक मामला बनता है। मुद्दा इसी बात का है दोस्तों। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कंडीशंस है और इनका मायने क्या है, और फिर हम आगे देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से घटनाक्रम तेजी से बदलता है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे और कल वाला भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, आप उसको जरूर देखिए। मैंने यही कहा था कि केजरीवाल को बेल तो मिलेगी, लेकिन अगर गवाह होस्टाइल हो गए या पलट गए तो जिम्मेवार कौन होगा। एक वीडियो मैंने और बनाया था 10 दिन पहले, जिसमें मैंने ये कहा था कि बलात्कारियों और भ्रष्टाचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका केस कई सालों तक चलेगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि उनको जेल में ना रखा जाए, उनको बेल पे रिहा कर दिया जाए। तो केजरीवाल की अगर रिहाई होती है तो इसमें कोई बहुत विचित्र बात नहीं है, ये रूटीन मैटर है। अब ये एक्सेप्शन नहीं है बेल मिलना, जेल जाना एक्सेप्शन है। बेल इज ए रूटीन मैटर। तो बेल मिलने पर आपको खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अपराधी को मिलता है और मिलेगा, आने वाले समय में भी मिलेगा, कोई नई बात नहीं है। अब मुद्दा इस बात का है कि किन बातों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से दो जजेस थे, स्प्लिट व्यू था, लेकिन जो सीनियर जज थे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि जो केजरीवाल की तरफ से दलील ये दी गई थी कि उनकी गिरफ्तारी गलत है, उन्होंने इस बात को नहीं माना, क्योंकि अगर गिरफ्तारी ही गलत हो जाती तो केस वहीं गिर जाता, फेल हो जाता। इसके अंदर कोई तथ्य बचते ही नहीं और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते कि देखिए ये सब फर्जी केस था और हमें कोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तारी ही गलत थी। लेकिन सीनियर जज ने यह बोला इस पूरे केस में कि देखिए जो गिरफ्तारी हुई है वो तरीके से हुई है। वो जो कानून है, जो जिस किताब की हम अक्सर बात करते हैं, जिसके तहत हिंदुस्तान में क्रिमिनल ऑफेंस चलता है, जिसके तहत इनका केस चल रहा है, क्योंकि जो नया संविधान, नया जो कानून आया है क्रिमिनल का, वो तो अभी लागू 1 जुलाई से हुआ है। तो केजरीवाल का मुद्दा तो उससे पहले का चल रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर गिरफ्तारी सही हुई है, इसका मतलब जो तथ्य रखे गए थे, जो लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कहा था कि इनकी बेल नहीं होनी चाहिए, जो अरेस्ट किया गया था, इसका मतलब प्राइमे फेसाई, प्रथम दृष्टा में वो अपराध कोर्ट को भी लगता है कि सही थे। और जो सीबीआई ने अरेस्ट किया
टाइमिंग को लेके विवाद हो सकता है, क्यों किया और किस लिए किया, क्योंकि हर चीज में आप पॉलिटिक्स देख सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर टाइमिंग गलत है तो क्या मुद्दा गलत है? इस पे दोनों में से किसी जज ने यह क्वेश्चन नहीं किया। जज ने सिर्फ क्वेश्चन इस बात को किया, जूनियर जज ने, कि भाई टाइमिंग ठीक नहीं है। तो अब टाइमिंग कौन डिसाइड करेगा? अगर पहले वारंट के बाद या पहले समन के बाद ही अरेस्ट कर लेते तो वो कहते इतनी जल्दी क्या है, 9 समन के बाद अगर अरेस्ट किया तो कहते इतना देर क्यों लगा दिया गया। तो ये सब्जेक्टिव मैटर है, किसी के लिए एक समन बहुत है, किसी के लिए 9 भी जल्दबाजी है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये एक सब्जेक्टिविटी है और कानून इस पे खामोश है। एक तो तरीका ये है कि कानून में इस बात का प्रावधान करें, और चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ही इसकी व्याख्या करे कि भाई 3 समन या 4 समन भेजने के बाद जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है उसको गिरफ्तारी का हक है, तब तो बात आसान हो जाती। लेकिन ये कहना कि जल्दबाजी क्या थी या जल्दी क्यों करी, ये सब्जेक्टिविटी है। मेरा निवेदन तो सुप्रीम कोर्ट से ये है कि आप इस पे भी कोई गाइडलाइन इशू कर दें, ताकि सीबी और ईडीआई अपनी मनमर्जी ना कर सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर गिरफ्तारी सही है तो इसका मतलब जो अपराध बताए गए हैं, जो एविडेंस दिखाए गए हैं, वो सही है। अब ये बात अलग है कि उन एविडेंसेस की जांच होनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना है और तथ्यों को परखा जाएगा, वो अपनी जगह अलग है। लेकिन प्रथम दृष्टा ये बात तो क्लियर हो गई कि आप अपराधी हैं। ये बात हमारे माननी पड़ेगी केजरीवाल साहब को, और आम आदमी पार्टी को इस बात से जीना पड़ेगा कि आपको क्लीन चिट नहीं मिली है, ना हाई कोर्ट से, ना ट्रायल कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। ये बात तो बहुत क्लियर होगी। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमें सोचना होगा कि एक चीफ मिनिस्टर को अगर ये कह दिया जाए कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, चीफ मिनिस्टर के जो काम करने आपको डे टू डे आप वो नहीं कर सकते, आप सिर्फ वही फाइलें साइन करेंगे जो नीचे से ब्यूरोक्रेसी ने तैयार करी है और एलजी को भेजनी है, लेकिन एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है कि सीएम का साइन होगा तभी वो एलजी तक जाएगी। ये दिल्ली का जो कानून है उसके तहत ये जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक रबर स्टैंप बन के रह गए हैं। आप किसी भी तरह की सेक्रेटरीट में कोई मीटिंग नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, किसी भी तरह का आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस बात को माना है कि हम एक अपराधी को या अपराधी के प्रवृत्ति के व्यक्ति को या जिस पे अपराध होने का शक है, हम उसको महत्वपूर्ण पद की जिम्मेवारी पे खुली छूट नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि अब आने वाले दिनों में केजरीवाल साहब के पास पूरा टाइम है कि वो हरियाणा में चुनाव प्रचार करें, लेकिन अपने सरकारी विभागों के लिए वो आदेश नहीं दे सकते। उनको सिर्फ जो उनके मंत्री लाके देंगे कागज की, साहब ये एलजी साहब के पास फाइल भेजनी है, इस पे साइन कर दो। केजरीवाल सिर्फ एक रबर स्टैंप बन के रह गए हैं, पहली बात। हाँ, अपने मंत्रियों को वो आदेश दे सकते हैं इनफॉर्मली घर पे बुला के, क्योंकि ऑफिस तो जा नहीं सकते। लेकिन अगर वो मंत्रियों को आदेश देते हैं और मंत्री अगर ये बोलते हैं कि हमने केजरीवाल के आदेश पे ये काम किया, तो ये कोर्ट का इंटरफेरेंस या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। तो अब मंत्रियों की मजबूरी ये है कि केजरीवाल का कहा मानना भी है और केजरीवाल को क्रेडिट भी नहीं देना है। और क्रेडिट मिलेगा फिर मंत्रियों को। क्या केजरीवाल को ये पसंद होगा? ये तो आने वाला दिन बताएगा, पहली बात। दूसरा, अब केजरीवाल ऑफिस जा नहीं सकते, मनीष सिसोदिया को अभी वाइस मतलब कि डिप्टी सीएम की पोस्ट दी नहीं गई है। अब जो मंत्री हैं वो सब जूनियर नेता हैं आम आदमी पार्टी के। जो बड़े बड़े नेता हैं उनको कोर्ट्स ने कुर्सी से बाहर रखा है, और अगर वो आदेश इसका कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो मुश्किलें होती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इस केस के मुकदमे को लेकर आप कोई बात नहीं करेंगे। अब रैली में आप ये नहीं बोल सकते कि मोदी ने फंसवा दिया, मोदी ने जबरदस्ती जेल भिजवा दिया, क्योंकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने जब ये बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज उठाया था। उन्होंने कहा था आप कौन होते हैं कि इनको हमने बरी कर दिया बीजेपी के कहने पे? आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने बीजेपी के कहने पे बरी किया है? तो सवाल यह है, तो क्या कोर्ट ने बीजेपी के कहने पे केजरीवाल को जेल भेजा था? अगर कोई केजरीवाल को जेल भेजने का या बेल देने का अधिकार सिर्फ कोर्ट का है, तो इसमें मोदी सरकार बीच में कहां से आती है? ये विवाद आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव का माहौल गरमाएगा, अगले 2-3 हफ्तों में आप देखेंगे कि ये माहौल और आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ अब दिल्ली के अंदर पावर सेंटर कौन होगा? क्या मंत्री
मनमर्जी के फैसले ले पाएंगे या रोज उनको केजरीवाल के घर जाना पड़ेगा आदेश लेने और ऑफिस में आके काम करना पड़ेगा। अब जितनी बार मंत्री केजरीवाल के घर जाएंगे, ऑफिशियल फाइल्स लेके जाएंगे, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं होगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि आप एक जहरीले सांप के अगर दांत निकाल दो तो वो फिर जहरीला नहीं रहता, वो उसको आप खिलौने की तरह खेल सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है फिर। इसी तरह से अगर केजरीवाल के हाथ से सुप्रीम कोर्ट ने पावर सेंटर को दूर रखा है, उनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो बरकरार है लेकिन अधिकार नहीं है। बगैर अधिकारों के चीफ मिनिस्टर कितना प्रभावी होगा? क्या उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? क्या वो चीफ मिनिस्टर के जब कार्य क्षेत्र में नहीं है तो क्या वो सीएम की जो फैसिलिटीज हैं उनको भोग पाएंगे? क्या वो उस तरह के शानो शौकत से जी पाएंगे जैसा एज ए सीएम वो कर पाते थे? इस बात को भी देखना होगा, समझना होगा। तो दोस्तों, केजरीवाल को बेल मिल गई, जैसे हर अपराधी को मिलती है उनको भी मिली। इसमें आज कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। न्यूज ये है कि कंडीशंस जो लगाई गई और जिन शर्तों पे बेल दी गई और जो उनकी गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी नहीं माना गया। और जिस जज ने विरोध किया, मतलब जिनका डिसेंट नोट था कि मैं इसको अलग ढंग से देखता हूं, अब सवाल जो सोशल मीडिया है वो उठाएगा कि उनके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या थे, क्या वो अपोजिशन पार्टी से संबंधित थे, क्या वो कांग्रेस द्वारा नॉमिनेटेड थे, क्या वो कम्युनिस्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस थे। अब इस तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पे उठेंगे। इंटरनेट पे आप जाके सारी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज की बेल के बाद क्या इससे ये पता लगता है कि केजरीवाल गुनहगार है या बेगुनाह है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए और फिर आने वाले दिनों में जो हरियाणा का चुनाव है उसमें केजरीवाल की भूमिका, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब क्या घमासान होगा, ये सब चीजें अब हमें देखने को मिलेंगी और हम इनकी चर्चा करेंगे। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।